नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप प्रसन्न होंगे, अपने परिवार के बीच में होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बाहर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन अगर हम घर पे रहेंगे और अपने परिवार के बीच में रहेंगे तो हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। हम अपने लक्ष्य की तरफ भी अग्रसर होंगे और हमारे दैनिक जीवनचर्या के कार्य भी होंगे। ठीक है, अब हम ऑनलाइन स्टडी के क्रम में आगे चलते हैं। हम कक्षा 10 के लेसन 2 ह्यूमन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन सिस्टम में हमने मनुष्य के सारे तंत्रों के बारे में पढ़ा। पहला हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, चौथा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, पांचवा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, छठा नर्व सिस्टम और सातवां एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा हमने। इस पूरे पाठ के मैंने 15 वीडियो बना दिए हैं लगभग, आपने शायद देख लिए होंगे 15 वीडियो, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर या 2 भाग के अंदर एक सिस्टम है। क्योंकि मेरे को 2 भाग में इसलिए बनाने पड़े क्योंकि वो एक भाग में बहुत लंबे हो जाते हैं और समझाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। मैंने कल आपको बताया था वर्गीकरण, मैंने वर्गीकरण करने की कोशिश की है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे पॉइंट याद करते हैं तो हमको बहुत जल्दी याद होते हैं, लेकिन हम बड़े प्रश्न को एक साथ लेके बैठ जाते हैं तो वो हमें बहुत धीरे धीरे याद होता है। हमारे दिमाग की क्षमता जो है वो छोटी चीज़ों को जल्दी ग्रहण करने की है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी अगर बड़े प्रश्न याद करते हैं तो उनके पॉइंट बनाकर याद करें। आप जैसे जैसे पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट को आप वर्गीकृत करके 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट जितने भी बनाएंगे वो आपको जल्दी याद होंगे और बड़ा प्रश्न जो है वो छोटा हो जाएगा और हमारे दिमाग को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो पीछे की एग्जाम्स में मैंने कुछ सर्च किया कि कुछ एसएससी इन एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं प्रश्न जो इस पाठ से संबंधित हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 9 और 10 जो है और कंपटीशन एग्जाम जो है उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने यहाँ कंपटीशन एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आप घर पर स्वयं करेंगे। जब आप बुक से मेरी वीडियो देख के आप बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे एकदम आराम से हल होंगे आपके। आप डायग्राम बनाएंगे, उसका नामकरण करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है कक्षा 10 में अच्छे अंकों का है। इसमें डायग्राम भी आता है, कंफर्म आता है डायग्राम, एक डायग्राम बोर्ड एग्जाम में। तो हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज हम जो प्रश्नों को देख रहे हैं उन प्रश्नों में देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का संगठन होता है। मानव शरीर का संगठन होता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये प्रश्न हल करने से पहले आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि हम एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे हम 10वीं की परीक्षा दे रहे हो, चाहे हम रीट की परीक्षा दे रहे हो, चाहे हम एसएससी, पटवारी या फिर हम कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हो, या फिर हम यूपीएससी दे रहे हो, आईएएस की परीक्षा ही दे रहे हो, लेकिन उन परीक्षाओं के अंदर एक कॉमन चीज होती है। एक कॉमन चीज ये होती है कि हमारी कंसिस्टेंटली स्टडी होनी चाहिए, यानी एकाग्रता से और गहन अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि पूरे प्रश्न हम छोटी कक्षाओं में थे तब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को बहुत सरल समझते थे, लेकिन वो इतने भी सरल नहीं होते हैं। तो इसका एक साधारण सा तरीका है कि 3 ऑप्शन, ज्यादातर 4 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादातर 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आते हैं।
तो 4 या 5 ऑप्शन में जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमें एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि हमें 3 गलत जो है उनको कैंसिल करना चाहिए। वैज्ञानिक विधि यही कहती है कि जो 3 गलत है उनको कैंसिल करो तो राइट आपके सामने होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम वो विधि देख लेते हैं। ठीक, पहला है मानव शरीर का संगठन होता है कोशिका स्तर का, ऊतक स्तर का, अंग स्तर का और अंगतंत्र स्तर का। अब कोशिका स्तर का संगठन आप समझिए। पहले कोशिका स्तर का संगठन वह संगठन है जिसमें किसी सजीव की पूरी बॉडी जो है या सजीव का पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है। तो क्या मनुष्य एक कोशिकीय जीव है? नहीं है। मैंने आपको बताया था मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में आते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। दूसरा ऊतक स्तर का, तो ऊतक स्तर का हमने देखा है कि ऊतक बनते किससे हैं? कोशिकाओं से बनते हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो समान एक जैसा कार्य करती है उन कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी ऊतक पाए जाते हैं। हमने देखा था कि रक्त भी एक संयोजी ऊतक था, तरल। तंत्रिका तंत्र भी एक तंत्रिका ऊतक है। तो इस प्रकार जो ऊतक है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन मनुष्य का शरीर ऊतक स्तर का नहीं होता है। ऊतक स्तर में ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर अगला है अंग स्तर का। हम आगे हमने देखा था कि बहुत सारे ऊतक जो है वो आपस में समन्वय करके एक अंग का निर्माण करते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था। आपने देखा था कि अंग कौन से अंग, जैसे यकृत, आमाशय, फेफड़े, हृदय। तो क्या मनुष्य का स्तर केवल अंग स्तर का है? ये आप सोच के बता सकते हैं कि मनुष्य का अंग स्तर का नहीं है। तो अंतिम आता है अंग तंत्र स्तर का। अंग तंत्र स्तर का अब देखते हैं ये भी सही है या गलत है, कि चारों ही ऑप्शन गलत है या एक ऑप्शन सही है। अंग तंत्र स्तर का हमने पीछे परिभाषाओं में पढ़ा है कि अंग जो है, बहुत सारे अंग आपस में कम्युनिकेशन, समन्वय करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे अंग तंत्र कहते हैं। और मनुष्य शरीर के अंदर हमने पीछे 7 अंग तंत्र पढ़े हैं। तो इसका मतलब मनुष्य के शरीर का संगठन जो है वो कैसा हो गया? अंग तंत्र स्तर का। यानी इसका सही जवाब हो गया मनुष्य का शरीर अंग तंत्र स्तर का है। 3 ऑप्शन कैंसिल करो, एक ऑप्शन सही निकलता है। ये विधि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सही है। फिर अगला प्रश्न है पाचन क्रिया के दौरान क्षारीय माध्यम होता है। यानी आहार नाल में पाचन क्रिया के दौरान 2 ही माध्यम होते हैं, पहला अम्लीय और दूसरा क्षारीय। अम्लीय माध्यम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ होता है। अम्लीय माध्यम कहाँ होता है हम देखते हैं ध्यान से कि अम्लीय माध्यम होता है आमाशय में। तो ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वहां पे हमने ध्यान किया था कि जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो उसमें HCl नाम का अम्ल स्रावित होता है। तो ये कैंसिल हो गया। बृहदांत्र जो है वो बड़ी आंत का भाग है, इसमें कोई भी अम्ल या क्षार नहीं स्रावित होता है। ठीक, फिर आते हैं हम ग्रहणी में और एनओटी में। तो एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज तो तब होगा जब ग्रहणी में भी ये आंसर गलत हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रहणी है छोटी आंत का भाग। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अब छोटी आंत में हमें याद है कि भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश कर गया था तो अग्नाशय रस आया था, और वो अग्नाशय रस अपने साथ क्षार लाया था, और उस क्षार लाने के कारण इसका माध्यम क्या हो गया था? क्षारीय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ग्रहणी। समझ गए आप? फिर अगला प्रश्न है मिश्रित पाचन ग्रंथि है। अब मिश्रित पाचन ग्रंथि, अगर मैं मिश्रित ग्रंथि बोलता वो अलग प्रश्न है, लेकिन मिश्रित पाचन ग्रंथि, अब ऐसी ग्रंथि जो मिश्रित भी है और पाचन ग्रंथि भी है। पाचन ग्रंथि हमने 3 पढ़ी है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहली है लार ग्रंथि, हमारे मुंह के अंदर सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर,
सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि, 3 ग्रंथि थी हमारे अंदर, और जिनमें नलिकाएं पाई जाती है वो नलिका विहीन ग्रंथि नहीं होती। दूसरी थी यकृत ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारे उदर में दाईं तरफ पाई जाती है। और तीसरी थी अग्नाशय ग्रंथि। तो आप इसमें से देखिए कि कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि ये मिश्रित ग्रंथि नहीं है, क्योंकि न तो ये मतलब ये कोई हार्मोन भी स्रावित करती है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। फिर मिश्रित ग्रंथि का अर्थ हमें पता है, कल ही हमने पढ़ा है कि ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो लार ग्रंथि भी नहीं है। थायराइड ग्रंथि के बारे में सोचें तो थायराइड ग्रंथि ओनली अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। यानी ये तीनों बहिःस्रावी हो गई। तो ये चौथी भी बहिःस्रावी है, लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। आपको याद होगा अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस ग्रहणी में स्रावित करती है नलिका के द्वारा, इसलिए ये बहिःस्रावी हो गई। लेकिन लैंगरहैंस द्वीप समूह है, इंसुलिन ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के यकृत में संग्रहित करना, इसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस ब्लड में मिलाना, किसके द्वारा? ग्लूकेगॉन के द्वारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना। फिर चौथा क्वेश्चन आता है पाचन क्रिया में वसा का पाचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं मैंने, ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे मेरे को, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इनमें कुछ तार्किक और इसमें मतलब लॉजिकल चीज है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन 10 क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा। तो अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में वसा का पाचन कहाँ होता है। हमने देखा था कि पाचन तंत्र में हम भोजन ग्रहण करते हैं। मुख्य पोषक पदार्थ कौन कौन से ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन और खाद्य रेशे। ये हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्वों के रूप में हम इनको ग्रहण करते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अंदर। इनको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इनका हमारे शरीर के अंदर जल अपघटन होता है। उस जल अपघटन होकर इनके एकलक बनते हैं, यानी ये सरल अणुओं में टूटता है, उसे ही कहते हैं पाचन। अब पाचन क्रिया के अंदर हम सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि पाचन क्रिया में वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका उत्तर हम ध्यान से देखते हैं कि पाचन होता कहाँ है। पाचन तंत्र में जाइए। पाचन तंत्र में हमने सबसे पहले मुख में देखा। मुख में एक एंजाइम आया था एमाइलेज। कौन सा एंजाइम आया था? एमाइलेज या टाइलिन। अब याद कीजिए, ये एमाइलेज या टाइलिन किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी स्टार्च का। स्टार्च को ये माल्टोज वगैरह में बदल देता है। तो इसका मतलब ये वसा का पाचन नहीं करता, मुख में वसा का पाचन नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। फिर आमाशय में, आमाशय में जब हम भोजन पहुंचा था तब हमने देखा था कि 2 एंजाइम, शिशु अवस्था में रेनिन नाम का एंजाइम होता है एक, लेकिन बड़े जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम था। तो क्या पेप्सिन नाम का एंजाइम वसा का पाचन करता है? बिल्कुल, आपने सही सोचा। पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए आमाशय में भी ये क्रिया नहीं होती है। तो फिर बचा कौन सा? छोटी आंत और बड़ी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत में हमको पता है कि बड़ी आंत किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करती है, केवल जल का अवशोषण, कुछ आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? छोटी आंत। ठीक, तो इस प्रकार की विधि अगर आप परीक्षा में अपनाते हैं तो आपके नकारात्मक प्रश्न यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप जो है वो रैंक अच्छी बना सकते हैं।
सिलेक्शन तो आपका हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अपना कि मनुष्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब मनुष्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम जैसे जानते हैं कि हमारी करेंसी है रुपए, अमेरिका की करेंसी डॉलर, यूरोप की करेंसी यूरो, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी भी एक करेंसी होती है, उसका एक सिक्का होता है। उस सिक्के का नाम क्या है? हमने देखा था कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है, उस ग्लूकोज के पास में ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर उसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बीच में एक ऊर्जा का सिक्का उत्पन्न होता है। ऊर्जा का सिक्का उत्पन्न होता है तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये जीडीपी, बीपीपी, एनओटी, यानी एनओटी का मतलब तो नन ऑफ दीज हो गया। ये जीडीपी और बीपीपी हमारे शरीर के अंदर कोई शब्द आया था क्या? नहीं आया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ही ये मतलब नाम आया था एटीपी। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का सिक्का क्या है? एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा की करेंसी है। फिर अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कुप्पिका व रक्त में गैस का आदान प्रदान होता है। तो हम देखते हैं कि गैस का आदान प्रदान हमने पीछे पढ़ा था कि कुप्पिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है, उसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र ज्यादा होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विधि है विसरण, एक विधि है परासरण और एक संचरण और एक एओटी, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब संचरण या संवहन विधि जो है वो ऊष्मा के परिवहन की विधि है, हम देखेंगे आगे। ऊष्मा का परिवहन होता है चालन, संचरण, विकिरण के रूप में। और परासरण, ये परासरण जो है वो सांद्रता के आधार पे होता है। ठीक है, लेकिन जो कोई सांद्रता का अंतर नहीं हो उसके आधार पर जो विधि होती है वो होती है विसरण विधि। विसरण विधि के अंदर मतलब दबाव जिधर ज्यादा होता है जिस गैस का, तो उसका दूसरी तरफ विसरण हो जाता है, और जिधर मतलब रक्त कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिकाओं में आ जाती है। तो इसका आंसर हो गया श्वसन में कुप्पिका व रक्त में गैस का आदान प्रदान होता है विसरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि हृदय की गतिविधियों को निर्धारित करता है। हृदय की गतिविधि कौन सी? धड़कना। तो हृदय का धड़कना एक ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया? बिल्कुल, हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया है। और हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। मस्तिष्क में हमने देखा प्रमस्तिष्क हमारे सुनने, समझने, सोचने की क्षमता को ही नियंत्रित करता है और बाकी कोई काम नहीं करता है, तो प्रमस्तिष्क नहीं है। थैलेमस, ये थैलेमस जो है वो सभी तंत्रिकाओं का, संवेदी तंत्रिकाओं का, प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र था। इसमें हाइपोथैलेमस था और पीयूष ग्रंथि भी इसमें ही थी। फिर आ गया था मेडुला। ये मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का आखिरी भाग होता है जो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मेडुला, जो मतलब उनको अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, पाचन, हृदय की धड़कन आदि। फिर है हृदय में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? संकुचन को हृदय में हम देखते हैं कि हृदय में जब संकुचन होता है उसको अलग कहते हैं और उसका प्रेशर अलग होता है। और जब हृदय में शिथिलन होता है उसको अलग नाम दिया गया है, उसका प्रेशर अलग होता है। पहले पार्ट के अंदर हमने रक्तचाप पढ़ा था, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं हृदय में संकुचन को क्या कहते हैं। हृदय में संकुचन को साइकिल नहीं कहते, ये कार्डियक साइकिल होता है हृदय में नाम, लेकिन वो कार्डियक साइकिल भी संकुचन को नहीं कहते। और डायस्टोल, डायस्टोल कहते हैं शिथिलन को। किसको कहते हैं? शिथिलन को, जब हृदय शिथिल होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा रक्तदाब जो है वो 80 से 120 mmHg तक, यानी 80 mmHg तो होता है शिथिलन का, यानी डायस्टोल का प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, और 120 mmHg होता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी 120, यानी ज्यादा प्रेशर कब होगा? जब हृदय संकुचित करेगा, तो धमनियों में प्रेशर रक्त का ज्यादा होगा, तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो हृदय के संकुचन को हम कहेंगे सिस्टोल। ठीक है,
अगला प्रश्न है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट मुख्य रूप से बनते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमारे शरीर के अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि हम जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, वसा और प्रोटीन मुख्य होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर के अंदर जब काम आ जाते हैं, जितने अतिरिक्त अगर पहुंच जाते हैं तो वो संग्रहित हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो संग्रहित हो जाता है, तो इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो फिर ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कैसे हो गया। ऐसी ही बात वसा की है कि वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, यानी एक हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें किसी भी प्रकार का नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट कैंसिल, वसा कैंसिल, और लास्ट में जल। तो जल का आप अणुसूत्र जानते हो, H2O। तो जल में कहीं नाइट्रोजन दिखाई नहीं दे रही, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहां से होगा। इसका ऑप्शन ए की बचता है प्रोटीन। और प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल बनते हैं उसके अंदर एमीन वो होता है समूह, एमीन समूह होता है, इसलिए नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्रोटीन से बनते हैं। फिर अगला है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा कि ये मस्तिष्क के अधरतल पे हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, 2 भागों में बनी होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, अब इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं देखते हैं। 3 कैंसिल करते हैं, चौथा सही होता है। सोमेटोट्रोपिन, ये तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन, और मनुष्य के शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कल पढ़ा था हमने, ये भी स्रावित होता है। फिर गोनेडोट्रोपिन, ये भी स्रावित होता है। जननों से हार्मोन, यानी अंडाशय और वर्षण से हार्मोन श्रवण को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा AOT, यानी ऑल ऑफ दीज। ये जो 10 प्रश्न मैंने बनाए थे, ये मैंने विशेष रूप से कंपटीशन एग्जाम और उनसे देखकर तैयार किए थे। इसलिए ऐसे जो ये प्रश्न एक सांकेतिक रूप से हैं कि प्रश्नों को हल करने का तरीका और प्रश्न किस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने जिन एग्जाम्स के नाम लिए आपको कि रीट, SSC, कांस्टेबल, पटवारी या कोई भी ऐसी परीक्षा जो मतलब सामान्य स्तर पे होती है, कक्षा 10 तक के स्तर पे होती है, वो विज्ञान उनमें कक्षा 10 तक के स्तर पे होती है। अगर जिसमें भी होती है तो उसमें सामान्य स्तर के प्रश्न आते हैं जो हमको आराम से याद भी होते हैं, समझ में भी आते हैं और उनको हम कर भी सकते हैं। तो आज का अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आया, प्रश्नों में आपको कुछ अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न जो हैं उपयोगी हैं, किसी और को भी पता चलना चाहिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब और कर सकते हैं मेरे चैनल GS गुरु आशु जी को, जिससे मैं कोई भी प्रकार का वीडियो बनाऊं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित या अकादमिक परीक्षा से संबंधित, तो वो आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो जाए। और आज का मेरा संदेश यही है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें और परिवार के साथ मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद,